कवक में हमने कुछ कल बात किया भी तब, उसके अलावा कुछ बात रह गया वो देखिएगा। कवक कैसा होता है? मृतोपजीवी होता है, बहुकोशिकीय होता है, जाल के रूप में मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? कवक जाल। और इसकी एक कोशिका क्या कहलाती है? कवक तंतु। क्या बोला था इसको? हाइफा। ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात किया था कि कुछ कोशिका से संबंधित, किसी आवाज आ रही है? देखिए, बोला था कि कुछ सामान्य यदि कोशिका को देखें, सामान्य कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। तो पहले क्या करेगी? केंद्रक का विभाजन, 1 से 2 केंद्रक हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। फिर अगली बार में कहीं ना कहीं इनका कोशिका द्रव्य भी बांट दिया जाएगा इनके लिए, क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। ये तो एक सामान्य तरीका हुआ। फिर ये जो कोशिकाएं बनी हैं ये पुनः क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी। वृद्धि करेंगी तो वापस इनका आकार बड़ा हो जाएगा। फिर वापस अगली बार में ये क्या करेंगी? कैरियोकाइनेसिस कर लेंगी। और फिर फाइनली क्या कर लेंगी? साइटोकाइनेसिस। यानी कि बार बार ये कहानी चलती रहेगी इनके लिए। ये तो एक सामान्य विभाजन हुआ कि कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। जो दो पुत्री कोशिका बनेगी वो वापस क्या करेगी? वृद्धि करेगी, वृद्धि करके फिर से कैरियोकाइनेसिस और फिर से साइटोकाइनेसिस लगातार करती जाएगी। यदि कुछ असामान्य कोशिका की बात करें, अब देखिए असामान्य और सामान्य किस रूप में कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? तो विभाजन के संबंध में कह रहे हैं। ठीक है। यदि अगर इनमें असामान्य रूप से विभाजन हुआ तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हुए। अब करना चाहिए था साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस ये नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अभी कई कोशिका के अंदर कितने केंद्रक? 2 केंद्रक। अभी पुनः क्या करेगा? फिर से कैरियोकाइनेसिस, यानी कि अब कितने केंद्रक हो जाएंगे? 4। फिर से साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहा है, फिर से। ठीक है। तो यही चीज को हमने कहा था कि कुछ ऐसी ही स्थिति देखेंगे हम लोग किसमें? कवक में। आइए देखते हैं। तो जो कवक होता है, ये कवक का जो कोशिका है वो विभाजन करता है और 2 तरीके से विभाजन करता है। सबसे पहला तरीका, या सबसे पहला, देखिए ये कवक का तंतु। ठीक है। कितना है? एक कोशिका है कि बहु कोशिका है? एकल कोशिका है। आगे चल के इसमें इसके केंद्रक का विभाजन हो गया। ठीक है। फिर और अगली बार में देखा जब, तो इस तंतु के बीचों बीच एक पट्टीदार संरचना बन गई जिसको कहा जाता है पट। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेप्टा। अब तनिक बताओ, ये शुरुआत में कैसा था? एक तंतु था। अभी कैसा है? एक तंतु है कि एक से अधिक तंतु दिख रहा है? एक से अधिक दिख रहा है। यानी कि अब मैं कहूंगा कि ये एक कोशिका अलग है और ये एक कोशिका अलग है। ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में, दोनों केंद्रकों को बांटने के लिए कहीं ना कहीं बीच में कहा आ रहा है? पट आ रहा है, या उसको क्या बोला है? सेप्टा बोला है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा कवक तंतु क्या कहलाता है? पट युक्त कवक तंतु। समझने में कोई दिक्कत आ रहा है? पट इसके बीच में मिल रहा है, इसलिए हमने क्या बोला है? पट युक्त कवक तंतु। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, ये एक कवक का तंतु। ठीक है। अभी आगे चल के और हो जाएगा। मान लो कि ये अगली बार में अभी ऐसा है। ठीक है। अब इसकी अगली संरचना यहां दिखा देते हैं। ये अभी कैसा था? 2 गो था ना। देखो ये एक इधर था और एक इधर। फिर अगली बार में ये क्या करेगा? अब ऊपर वाला जो केंद्र है इसने भी अपने आप को 2 भाग में विभाजित कर लिया, नीचे वाले ने भी। अभी केवल एक पट मिल रहा है। अगली बार में क्या हो जाएगा? इनके बीच में भी पट बन जाएगा और इनके बीच में भी पट बन जाएगा। नहीं, अलग नहीं होगा। क्यों? क्या ये तंतुएं हैं, इसकी तंतुएं क्या कर रही हैं? पट का निर्माण कर रही हैं। और पट का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि केंद्र को अलग करना है, केंद्र को विभाजित करने के लिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि कवक का जो तंतु है वो कैसा तंतु हो सकता है? पट युक्त हो सकता है। एक दूसरी संरचना देखो, इसने भी क्या किया? केंद्र का विभाजन किया। अब अगली बार में क्या पट बनना चाहिए था ना? नहीं बनेगा। फिर क्या करेगा? और विभाजन करेगा। ठीक है। और विभाजन करता जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी कि एक ऐसा कवक का तंतु है जिसके अंदर केंद्र का विभाजन होने के बाद उनके बीच क्या बन जा रहा है? सेप्टा बन जा रहा है, पट बन जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में ऐसे तंतु को क्या बोला है? पट युक्त कवक तंतु। इसमें पट बन रहा है का? नहीं। इसको कहते हैं हम लोग पटहीन कवक तंतु।
ठीक है। अब इंग्लिश में कहते हैं इसको सेप्टेट, और इसको कहते हैं एसेप्टेट। सेप्टेट हाइफा लिख सकते हो और एसेप्टेट हाइफा, ठीक है। तो कवक अभी आगे चल के हम और पढ़ने वाले हैं कि कवक के भी क्या होते हैं, 4 तरह के 4 प्रकार हैं। अब उसमें से आगे देखेंगे कि कौन सा कैसा है। यानी कि कवक जो है दोनों तरीके के मिलेंगे। कुछ कवक के तंतु ऐसे मिलेंगे जो पट युक्त होंगे और कुछ कवक के तंतु ऐसे मिलेंगे जो पट विहीन होंगे या पटहीन होंगे। तो सीधी सी बात की कवक के जो तंतु हैं वो 2 तरीके से मिलते हैं, पट युक्त हो सकते हैं और पटहीन भी हो सकते हैं। बताइएगा, ये भी एक लक्षण है किसका, कवक का। अच्छा, यहाँ पे लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बहुकेंद्रकीय संरचना है। तो अक्सर ऐसा पूछ दिया जाता है कि कवक की कौन सी तंतु बहुकेंद्रकीय संरचना बनाती है, तो कौन सी, पटहीन कवक तंतु कैसी संरचना बनाती है, बहुकेंद्रकीय। हो गया, चलिए आगे देखिए। अब एक सवाल है, बताइएगा जरा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ, बताओ जल्दी। पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, कोयला। बड़ा विद्वानी वाला काम करते हो। के कहा है कोयला? हैं? आपने बोला है कोयला? केबीसी खिलवा रहे हैं। हीरा, हीरा इतना ज्यादा मिलता ना बाबू। लोहा, लोहा कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ की पहचान क्या होती है, कई बार बताया है। हाँ, तो लोहा में तू लोग कहाँ देख लिया कार्बन हाइड्रोजन? क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके कहेंगे क्या है वो कार्बनिक पदार्थ है। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है, सेल्यूलोज। ठीक है, कहाँ मिलता है सेल्यूलोज? पादप की कोशिका भित्ति में। अब यहाँ पे ही काहे लिया आ गया, इसका क्या मतलब था? इस टॉपिक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, बस आपको याद दिलाया और ये जानने के लिए याद दिलाया कि पहले नंबर पे कौन मिल रहा है, सेल्यूलोज। सेकंड नंबर पे कौन मिल रहा है? यानी कि पृथ्वी पर मिलने वाला दूसरा सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? दूसरे वाले का संबंध यहां से है, कवक से है, काइटिन। काइटिन जो है मिलता है दूसरे नंबर पर। सबसे पहले कौन है, सेल्यूलोज, और दूसरे नंबर पर काइटिन। यही वो काइटिन है जो क्या बनाता है, कवक जगत का या फिर कवक की कोशिका के कोशिका भित्ति में मिलता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कवक की किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और काइटिन जो है पृथ्वी पर मिलने वाला दूसरा सर्वाधिक क्या है, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, फटाक से नोट करो जल्दी इसको भी। आपको तो पहले से पता ही है ना कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। बस वही चीज लिख लो और उसी में कहीं नोट लगा लीजिएगा कि ये दूसरे नंबर पे मिलता है। पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन है, सेल्यूलोज, और दूसरे नंबर पर है काइटिन। अच्छा देखो, काइटिन से याद आया, काइटिन खाली कोशिका भित्ति कहाँ मिलता है, कवक में। इसके अलावा भी कहीं पे काइटिन मिलता है क्या? कवक की कोशिका भित्ति में मिलता है काइटिन, चलो ठीक है। इसके अलावा कहीं पे काइटिन मिलता है क्या? देखिए, एक संघ आएगा पढ़ने के लिए हम लोग को फाइलम इसी चैप्टर में, उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है,
ऑर्थोपोडा एक संघ आएगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्थोपोडा। इस ऑर्थोपोडा संघ में रखा गया है कीट को। किसको? कीट को। कभी तेलचट्टा पकड़े हो? हैं? तो तेलचट्टा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तेलचट्टा देखे हो ना, कभी गलती से अगर हाथ से छुइएगा ना तो बाहर से हल्का सा कठोर लगता है वो, ठीक है, तो बाहर से उसका कवच जो है ना वो खाल भी बना है किसका? काइटिन का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कीट का जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य, हाँ फतिंगा वतिंगा सब, हाँ जितना भी कीट होगा, जो कीट बाहर से कैसा होगा? हल्का सा कठोर होगा, तो उसको कहते हैं कि बाहर से का है, उसका बाह्य कंकाल है, और बाह्य कंकाल किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। तो याद रखिएगा काइटिन कहाँ कहाँ मिल गया? तो कवक की कोशिका भित्ति का निर्माण कर रहा है कौन? काइटिन। और कीट का, चलो तो पोषण कैसे प्राप्त करता है ये? मृतोपजीवी है, पहले से पता है। अच्छा ये बताओ कि कोई भी व्यक्ति भोजन कर लिया, कोई भी जीव यदि भोजन कर लिया, तो भोजन करने के बाद अपने अंदर जो पोषण उसने रखना है तो संचित करेगा ना? किस रूप में संचित करते हैं जंतु? जंतु कैसे संचित करते हैं? जंतु यानी कि हम लोग भी आ जाएंगे उसमें ना। तो जंतु जो है किस रूप में संचित करते हैं भोजन को? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और वही पादप, अगर पादप की बात करें तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी कि मंड का एक प्रकार का शर्करा है। आगे देखो किसकी बात कर रहे हैं भाई? कवक। अब कवक कैसे संचित करता है? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कैसे संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो अगला बिंदु क्या है कि कवक अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। हाँ ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, ठीक, जंतु के जैसे। अगर ईमानदारी है ना तो अपनी कापी किताब बोलते, ईमानदारी है ना? है तो बेईमान है आप, अलग की बात है, बाकी बंद करेंगे ना। यानी अगर ईमानदारी है तो कॉपी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस, ठीक है। एक शब्द पूछेंगे, यदि वो बता देते हैं तो आगे चलेंगे, अदरवाइज यहीं पे ड्रॉप कर देंगे क्लास। पढ़ाया हुआ टॉपिक है, किसी एक ने किसी ने भी बता देना है, बस कोई बता देगा, आपकी क्लास कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज रोक देंगे। लिख लिया? लिख लो, लिखने के बाद कॉपी किताब को साइड कर दो, पलटी मत मारना, बस खाली कोनो पेज हो गया। देखो आज से कुछ दिन पहले हमने एक शब्द लिखा था, प्रवाल मूल, क्लाइडल रूट्स। कहाँ है ये? सर वो जो जड़ में पाया जा रहा था बीजीए ना, वो जड़ के साथ सर एनाबिना साइफस था, और आप बनाए थे उसमें जड़ था, उसमें एनाबिना मिल रहा था, वो बीजीए टाइप का रहा था, और वो सहजीवी संबंध बना रहा था। तो ये कहा है एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। सर कंटिन्यू ना? हाँ कंटिन्यू। सहजीवी संबंध, जैसे आपका घर में आपका संबंध है ना, कि आप घर के अपने काम धाम को करते हो तो बदले में आपको घर में रखा गया है, खाना पीना दिया जाता है ना। अगर घर का काम धंधा करना बंद करो तो आपका रिलेशन घर से कहाँ जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो घर में का हमारा एक रिश्ता बना है, वैसा ही का है एक सहजीवी संबंध है। अभी सहजीवी संबंध किसके बीच में था? एना बीना। एना बीना का है, ब्लू ग्रीन अलगी है, नील हरित शैवाल है एक प्रकार का, है ना। आज किससे बना रहा था सहजीवी संबंध? साइकस से। साइकस नाम का एक पादप है, इसकी जड़ों में मिलता है। कौन? एनाबीना। क्या करता है ये एनाबीना वहां पर? तो नाइट्रोजन ला करके देता है, इसको नाइट्राइट में बदल देता है। इस नाइट्रोजन का प्रयोग कौन करता है? साइकस। ऐसी नाइट्रोजन के बदले वो भोजन बनाता है, तो वो भोजन मिलता है किसको? तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध। और इस संबंध का नाम क्या पड़ा है? प्रवाल मूल, ठीक है। ऐसे ही, ठीक, ये मिटा देना। ऐसा ही कुछ संबंध दिखाता है कौन? कवक भी। अब देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है। नहीं बनेगा, वहां पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है भाई। अब जड़ में मिल रहा है, तो जड़ में मिलेगा तो कैसे करेगा प्रकाश संश्लेषण? बाबू सोचो, देखो आगे
शैवाल और कवक के बीच में। ठीक है, यही कवक की बात कर रहे हैं कि यदि ये कवक किसके साथ जुड़ा है, शैवाल के साथ, यानी कि कवक क्या करता है जानते हो, कवक कैसा है, अपघटक है ना। अपघटक मैंने क्या करेगा, सड़ा देगा, गला देगा किसी को, जटिल चीज को सरल में बदल देगा। जटिल माने क्या होता है, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, जटिल है, अब इसको तोड़ दो, कार्बन अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग कर दो, निकाल जाएगा, सरल हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से मिनरल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जो भी खाद्य पदार्थ है उस पर कवक क्या करेगा, अपघटक की तरह काम करेगा, उसको किसे बदल देगा, सरल खाद्य पदार्थों में बदल देगा। उस सरल खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कौन कर लेगा, शैवाल, यानी कि कहीं ना कहीं भोजन प्राप्त कराएगा इसको, भोजन, पानी, है ना, खनिज, इन सब कुछ को ला कर देगा कौन, कवक। किसको ला करके दे रहा है, शैवाल। अच्छा, शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये क्या बनाएगा, भोजन बना रहा है। ये भोजन किसको दे देगा, कवक। क्या इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध दिख रहा है, ऐसा सहजीवी संबंध जो शैवाल और कवक के बीच में है, ऐसे संबंध को कहते हैं बाबू लाइकेन। याद रखोगे ना, किसके किसके बीच में है, शैवाल और कवक के बीच का जो सहजीवी संबंध है उस संबंध कहलाता है लाइकेन। एक और संबंध देखिए, देखो इस बार फिर से कवक है, लेकिन इस बार जो संबंध बना रहा है किससे बना रहा है, उच्च श्रेणी के पादप से। उच्च श्रेणी के पादप कहने का मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी कि आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी, ऐसा पादप जिसमें बीज बनता है, वैसे पादप को क्या कहते हैं, उच्च श्रेणी का पादप कहते हैं। अगर ये संबंध कवक दिखा रहा है किसके साथ, उच्च श्रेणी के पादप के साथ, ऐसे संबंध को कहते हैं बाबू कवक मूल। और एक नाम है इसका माइकोराइजा, क्या रहेगा, माइकोराइजा किसके किसके बीच का सहजीवी संबंध है, कवक और उच्च श्रेणी के पादप का। कवक मूल कह दिया तब भी किसका संबंध है, कवक और उच्च श्रेणी के पादप का। लाइकेन किसके किसके बीच का है, शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। कलम करिए दोनों पॉइंट। अब इसके बाद हेडिंग लेकर आइएगा, कवक जगत का वर्गीकरण। और कवक जगत का करने वाले का वर्गीकरण, ये कुछ सामान्य लक्षण हमने देख लिए जो कहीं ना कहीं जितने भी कवक होंगे सब पर लागू होंगे। अब कवक जगत का जो वर्गीकरण किया गया है इनको 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहला, आराम से लिखिएगा, पहले देख लीजिए, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स या माइसिटिस भी लगा रहता है कहीं कहीं, बेसिडियोमाइसिट्स, और चौथा और अंतिम ड्यूटेरोमाइसिट्स। कवक जगत को 4 वर्ग में बांट दिया गया है। कौन कौन सा, वहां देखते ना, यहाँ सामने, फाइकोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, सॉरी फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स। ये 4 गो वर्ग का नाम है, हो गया। चलिए हेडिंग इसको लिया आपने फाइकोमाइसिट्स को। सबसे पहला बिंदु फाइकोमाइसिट्स में, अच्छा फाइको वर्ड किसके लिए आता है पता है, आज से शायद मैंने कल ही बोला था, फाइकोलॉजी नहीं, आप लोगों ने सेकंड ईयर में फाइको वर्ड आता है बाबू शैवाल के, ठीक है। और उसी फाइको वर्ड से आया है क्या, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी माने होता है शैवाल का अध्ययन, ठीक है। और इसमें कहा रहा है माइसिट्स वर्ड आया, पता कहां से, माइसीलियम से। माइसीलियम माने कवक का जाल, कहीं देखा था। और फाइको वर्ड आया किसके लिए, शैवाल के लिए। तो फाइकोमाइसिट्स में जो भी आते हैं उनको कहा जाता है शैवाल कवक।
ठीक है। अब शैवाल देखो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो शैवाल लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि कवक प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं, इसको इसलिए कहा गया है शैवाल कवक क्योंकि शैवाल कहाँ मिलते हैं? जल में। आई वाला जो 4 वर्ग बांटा जिसमें सबसे पहला कौन? फाइकोमाइसिट्स, तो ये भी कहाँ पर मिलते हैं? जल। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? शैवाल कवक। दूसरा बिंदु देखिएगा, इनकी जो तंतु है, तंतु माने कवक तंतु, ये होती है पटहीन। पहले कहा था ना कि आगे चलकर जब इनको बांटेंगे तो वहां पता चलेगा कि कौन पटहीन है कौन पट युक्त है। तो ये कैसा होता है? पटहीन है। पटहीन माने यहाँ पर बताओ कि बहुकोशिकीय की सॉरी बहुकेंद्रक की संरचना होगी, एकल केंद्र की है, बहुकेंद्र की है। यही से क्लियर हो जाएगा कि ये जो संरचना है कैसी है? बहुकेंद्र की है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टमाटर का कवक सुनते हो? टमाटर में कवक लगता है, टमाटर, ठीक है, उसका नाम है म्यूकर। म्यूकर इसको कहा जाता है टमाटर का कवक, टमाटर का कवक। यानी कि टमाटर के पौधे को क्या करेगा? संक्रमित करेगा। दूसरा एग्जांपल इसका याद रखना, राइजोपस। अब इसको कहा जाता है रोटी का कवक, रोटी का कवक। रोटी को क्या करना कि 10-15 दिन के लिए छोड़ दो भिंगा हुआ के, उसपे काला काला सा देना, रेसा रेसा सा आ जाएगा, तो वो क्या है? एक प्रकार का फाइकोमाइसिट्स है, ठीक है। और कौन है वो? राइजोपस है। खत्म कर देना ये। और ये बाबा जल में होता है, ठीक है, जल के अलावा ना मिल सकता है। लो लो लो, भाई देखो ये ज्यादा तर, अब बोलो, अब ठीक है ना? चलो, ज्यादातर कहाँ मिलता है? जल में मिलता है। हो गया? एक अंतिम बिंदु इसमें याद रखिएगा, केवल क्या क्या देखा कि इसको कहा हमने क्या? शैवाल कवक। शैवाल इसलिए कहा क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके जैसा काम रहता है। इसका आवाज कैसा है? शैवाल के जैसा है। कैसा है? जैसे जैसे नॉर्मली शैवाल कहाँ मिलते हैं? जल में। तो ये फाइकोमाइसिट्स में आने वाले जितने कवक है वो भी कहाँ मिलते हैं? जल में। ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं? जल में। इसका नॉर्मल हमने तंतु की बात की, तो तंतु कैसा है? इसका पटहीन है, यानी कि इसके बीच में पट नहीं मिलेगा। और पट नहीं है तो इसका हाइफा कैसा होगा? बहुकेंद्रकीय होगा। तीसरा में हमने क्या देखा? इसका एग्जांपल जैसे म्यूकर। म्यूकर का है और टमाटर का कवक है, जो टमाटर के पौधे को क्या करेगा? संक्रमित कर देगा। वैसा ही का है राइजोपस। राइजोपस का है रोटी का कवक है। अब एक तीसरा इसका एग्जांपल, सॉरी तीसरा एग्जांपल है, तीसरा इसका बिंदु जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है इसका जनन। ये करता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का सबसे मुख्य बात बताओगे क्या होता है? लैंगिक जनन के दौरान सबसे मुख्य घटना क्या है? युग्मक का निर्माण होना, ठीक है, और क्या होना? आगे चल के फिर उसका निषेचन हो जाना। तो इनमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन होगा तो क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। क्या? युग्मक जो बनते हैं इनमें 2 प्रकार से बनते हैं। सबसे पहला जो युग्मक बनेगा वो होगा समयुग्मक। समयुग्मक माने क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये एक नर, ये नर का चिन्ह है ना, ये एक नर का युग्मक हो गया और ये एक मादा का युग्मक हो गया। यानी कि नर शरीर का युग्मक और मादा शरीर का युग्मक देखने में आपस में एक समान सा लग रहा है क्या? ठीक है, इसीलिए क्या इसको बोला है? समयुग्मक। दूसरा विषम युग्मक। अब विषम युग्मक माने देखो, बात किस पल्ले पड़ी? ठीक है, यानी कि जो नर होगा और मादा होगा दोनों युग्मकों में क्या होगा? आकार के अनुसार अंतर होगा। तो इसको कहेंगे क्या? विषम युग्मक। ऊपर वाले को कहेंगे समयुग्मक। लैंगिक जनन के दौरान इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि समयुग्मक भी बनते हैं और विषम युग्मक भी।